ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ हाँ सर। ओके ओके। Okay, good afternoon to all. I am Sushovan Paladhi, Assistant Professor of Chemistry, TPS College, Patna. Again, welcoming all of you in this session of BCH-CT 133 courses, and जिसमें एक्चुअली केमिकल एनर्जेटिक्स, इक्विलिब्रिया, फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑलरेडी केमिकल एनर्जेटिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम का केमिकल इक्विलिब्रियम पोर्शन हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग जो आज जो पढ़ेंगे वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट स्लाइड। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली उसमें जो रहेगा वो है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, electrolytes, non-electrolytes, ionization constant at Ostwald dilution law, theories of acid and bases, ionic product of water, ionization constant, strength of acid bases, common ion effect, buffer solution, salt hydrolysis, pH of salt solution, solubility equilibria, effect of common ion, application of solubility product and product principle. Okay, so these all are will be covered today. पहला स्लाइड, पहले हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या इलेक्ट्रोलाइट होता है? एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे कि कभी भी हम लोग मतलब पानी हाथ में रहेगा तो उस समय स्विच ऑन नहीं करते हैं, मना किया जाता है कि स्विच में ऑन मत कीजिए क्योंकि आपको शॉक लग जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक का शॉक लग सकता है। तो इसका मतलब क्या है? बट अगर हम हाथ में अगर ग्लव्स पहने रहेंगे और कोई भी ऐसा इंसुलेटर जैसे कोई कपड़ा का चीज रहेगा तो उस समय कोई भी स्विच टच करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसका सीधी सी मतलब यही है कि पानी जो है वो किसी भी हालत में दैट वाटर विल कैरी इलेक्ट्रिसिटी towards its solution. Okay, मतलब it is a good conductor of electricity. Is it really? Is it really? Actually देखा गया है कि pure water practically non conducting है, but कुछ उसमें आयोनिक स्पीसीज रह जाता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। जैसे कुछ सॉल्ट रह जाता है, कुछ और भी दूसरा चीज रह जाता है जिसके वजह से वो कंडक्ट करता है। अब मेन जो है आयोनिक इक्विलिब्रियम में ये वाइड वेराइटीज ऑफ, अगर हम लोग देखेंगे कि दो बीकर ले लिए, दो बीकर में एक बीकर में ग्लूकोज सॉल्यूशन लिए हैं और दूसरा बीकर में मान लीजिए कि हम लोग सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं। तो देखेंगे जहां मेरा ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में अगर हम लोग कंडक्टिंग माने इलेक्ट्रिसिटी चेक करेंगे तो देखेंगे वो दैट इज नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। और अगर सोडियम क्लोराइड का केस में देखेंगे कि उस केस में बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। इसका मतलब है जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा उसको कहेंगे हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो आर्हेनियस से इस चीज को बताए थे, the solution in terms of ionic theory of solution. He proposed that certain substances when dissolved in water produce freely moving ions which are responsible for conducting nature of aqueous solution. Okay. अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स एक तो हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी में कुछ होता है कि बहुत मतलब अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और सॉल्यूशन में, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है जो थोड़ा उससे कम इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। तो
जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने का जो पावर है वो पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेसिकली अगर देखा जाएगा जो पावर माने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग पावर दैट इज डिपेंड ऑन द पावर ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है सॉल्यूशन में। उसके वजह से क्या होता है, वो फुल्ली डिसो, जैसे सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, वो फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस में। ओके, तो इस डिसोसिएशन के वजह से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। बट एसिटिक एसिड क्या होता है कि फुल्ली डिसोसिएट नहीं करता है, इट इज पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, जिसके कारण जो सॉल्यूशन रहता है उसमें द नंबर ऑफ H प्लस एंड CH3 माइनस का आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन वो कम रहता है। तो बेसिकली दिस इज द फैक्ट जिसके कारण क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट होता है। अब बात करते हैं कि आयोनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली हम लोग जो देख रहे हैं कि आयोनिक डिसोसिएशन, क्रिस्टल का डिसोसिएशन, दैट इज एक्चुअली स्पेसिफिक रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो one ions are already there get dissolved where in the other case ions are generated। तो अगर कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो एक्चुअली कंपोजिशन ही होता है आयन से, मतलब सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस से आयन से ही कंपोजिशन होता है। बट इन जनरल अगर देखेंगे कि दूसरे केस में, डिसोसिएशन के केस में, एसिटिक एसिड के केस में वो आयोनाइज्ड नहीं है, सॉल्यूशन में जब उसको डिसॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, वहाँ आयन जनरेट करता है। ठीक है, तो अब जो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो जिसके केस में एक्चुअली आयोनाइज्ड नहीं है उस केस में क्या होता है, वो आयोनाइजेशन जब होगा तो उस समय कितना आयोनाइज्ड होगा उसका जो नाप है, वो नापने के लिए जो मेजरमेंट है वो है आयोनाइजेशन, मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि मान लीजिए कि 0.1 मोलर, जैसे 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड ले लिए और क्लोरो एसिटिक एसिड ले लिए, तो दोनों में क्या होगा, दोनों अगर सॉल्यूशन में हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि जो क्लोरो एसिटिक एसिड वो 8.8 टाइम्स मोर आयन कैरी कर रहा है देन एसिटिक एसिड। इसका मतलब क्या है, दोनों में तो आयनाइजेशन हो रहा है, बट किसी के केस में कम हो रहा है, किसी के केस में ज्यादा हो रहा है। ओके, तो दैट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल्स टू, हम लोग उसको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना आयोनाइज हुआ और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व, उसका जो फ्रैक्शन है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, क्या होगा, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, सो दिस आर द फैक्ट्स। अब हम बात करेंगे कि आयोनाइजेशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट जनरली कौन सी कंडीशन में फास्ट डिसोसिएट करेगा और किस कंडीशन में स्लो डिसोसिएट करेगा। तो जो डिसोसिएशन का जो रेट है, आयोनाइजेशन रेट है, मतलब फास्ट डिसोसिएशन और स्लो डिसोसिएशन, दैट विल बी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फास्ट होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट पे आप डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे एसिटिक एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा तो इसके केस में नेचुरली क्या होगा, वो आयोनाइजेशन जो पावर है उतना ज्यादा नहीं होगा। बट इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेसिक सॉल्यूशन पे कीजिएगा तो उस समय क्या है, वो एसिटिक एसिड से H प्लस ले लेगा और उस सॉल्यूशन में उसका जो मतलब आयंस का जो है वो ज्यादा हो जाएगा। दूसरा है टेम्परेचर है कि द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या है, हायर टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हायर आयोनाइजेशन होगा, अगर लो हो जाएगा तो लो आयोनाइजेशन होगा। तो इसीलिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो भी एक वाइटल रोल प्ले करता है फॉर आयोनाइजेशन। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो मोर आयन तैयार होगा, टेम्परेचर लो कर देंगे तो आयन
घट जाएगा। अनदर है प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। जनरली क्या होता है, हम लोग लास्ट अटेलियर प्रिंसिपल जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, तो वहां हम लोग देखे थे एक चीज कि लास्ट अटल प्रिंसिपल में अगर हम लोग कोई भी रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट को अगर ज्यादा दे देते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट और ऐड करते हैं, तो चाहेगा कि जो मेन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फिक्स्ड रखने के लिए इक्विलिब्रियम को दूसरा साइड में शिफ्ट कर देने का। तो सबस्ट्रेट से अगर प्रोडक्ट होगा तो सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा तैयार करेगा, अगर प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर देंगे तो वो क्या करेगा, फिर वापस सबस्ट्रेट में बैक करेगा। तो सिमिलरली जैसे AgCl सोडियम क्लोराइड, इस केस में AgCl क्या है, डिसोसिएट होकर Ag प्लस Cl माइनस है। अगर इस केस में हम लोग सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, क्लोराइड आयन के वजह से इक्विलिब्रियम फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, होने के कारण क्या होगा, AgCl का जो डिसोसिएशन वो घट जाएगा। ठीक है, तो AgCl डिक्रीजेस फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, ठीक है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अनदर है डायल्यूशन। डायल्यूशन में कैसे होता है, वो ऑसवाल्ड डायल्यूशन लॉ जब पढ़ेंगे उस समय हम लोग देखेंगे। एक्चुअली डायल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब बात करेंगे कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम लोगों को कैसे निकालना है। दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली ऑसवाल्ड डायल्यूशन लॉ के हिसाब से हम लोग ये देखेंगे। ऑसवाल्ड डायल्यूशन लॉ अगर हम लोग जान लेंगे तो उसके हिसाब से जनरली क्या होता है, हम लोग जो जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर एक्वस सॉल्यूशन में रहा, AB से A प्लस एंड B माइनस हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, K इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस डिवाइड बाई AB। ओके, K इज इक्वल टू A प्लस B माइनस डिवाइडेड बाई AB। बेसिकली क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैरेक्टराइज्ड ऑन आयोनाइजेशन, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ओके, तो मैग्नीट्यूड जो होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट के केस में, वो हम लोगों को एक्चुअली डिसोसिएशन, अगर हम लोग मान लीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा के रूप से देखेंगे और कॉन्सेंट्रेशन को C के रूप में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K के रूप में देखेंगे वी के लिए, तो जो रिलेशन होता है डिसोसिएशन, कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको ऑसवाल्ड डायल्यूशन लॉ के केस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे AB से A प्लस B माइनस हो रहा है, इसके केस में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस डिवाइड बाई AB। दैट मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C, वहां से क्या हो रहा है, 0 फॉर्म हो रहा है। चेंज ड्यू टू आयोनाइजेशन में क्या हो रहा है, -C अल्फा। मतलब अगर मान लीजिए कि कुछ समय के बाद जो आयोनाइज हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, उस पोजीशन पे अल्फा C और अल्फा C, मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज अल्फा, and if concentration is C, then alpha C, and what about this AB, यहाँ भी अल्फा C घट जाता है। तो दैट मीन्स पहले शुरू किए थे C से, अभी हुआ अल्फा C, सो C दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज A प्लस का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एंड B प्लस का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तीनों टर्म को हम यहाँ अगर लगा देंगे तो क्या होगा, अल्फा सी डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। एक्चुअली अल्फा इज वेरी वेरी लो, मतलब अगर 1 के हिसाब से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब होता है एक मॉलिक्यूल लेके आप अगर शुरू करते हैं तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, जैसे मान लीजिए कि एकदम 0.0001 0.001, तो वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो उस केस में हम लोग 1 माइनस अल्फा को इज कंसीडर एज ए अल्फा 1। तो दैट मीन्स K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर और अल्फा इज इक्वल्स टू रूट ओवर K बाय C। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में, दैट इज K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर और अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर K बाय C। ओके, दिस इज द थिंग, दिस इज ऑसवाल्ड डायल्यूशन लॉ। तो ऑसवाल्ड ने क्या इसको देखते हुए क्या कमेंट किए थे, उन्होंने बताया था द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली proportional to the square root of dilution or inversely proportional to the square root of the concentration. Okay, so the degree of ionization of a weak electrolyte is directly proportional
is the degree of ionization of a weak electrolyte is directly proportional to the square root of dilution, inversely proportional to the square root of the concentration. Okay, so this is the degree of ionization. अब इसको हम अगर conductometry के हिसाब से देखेंगे, then alpha is equals to actually conductometry के हिसाब से वॉल्यूम डेल मतलब लैम्डा भी एट वॉल्यूम भी पर अगर और एक होता है कि कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, तो इनफाइनाइट डायल्यूशन का जो कंडक्टेंस और कंडक्टेंस एट स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर ये होगा, दिस इज द अल्फा का वैल्यू होता है। तो सेम वैल्यू अगर हम यहाँ रिएक्शन में पुट कर देंगे तो इस रिएक्शन से हम लोगों को अल्फा का वैल्यू मतलब के और सी लैम्डा के साथ जो इक्वेशन वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ रिव्यू देखेंगे कि एसिड बेस के बारे में, ठीक है, जो एसिड और बेस का जो रिव्यू है उसके बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे कि डिफरेंट मतलब कॉन्सेप्ट है एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए। वो क्या है, एक तो है कि एच एसिड, ठीक है, एसिड जो है आर्हेनियस के हिसाब से एसिड वही सब्सटेंस होता है जो H+ देगा इन एक्वास सॉल्यूशन, और बेस वही सबस्टेट होगा जो एक्वास सॉल्यूशन में OH- देगा, ठीक है। तो जैसे HCl क्या होता है, H+ दे देता है, और जो H+ एक्चुअली एक्वास कंडीशन में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H3O+ तैयार होता है। सिमिलरली CH3COOH एसिटिक एसिड, वो वाटर के प्रेजेंस में H3O+ CH3C मतलब वो H+ सब दे रहा है, फर्निश कर रहा है, तो दैट्स मीन दीस आर एसिड। बट MOH जैसे अगर कोई भी सब्सटेंस जो OH- देगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है OH- दे रहा है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड वो भी OH- दे रहा है, तो इसका मतलब है दीस आर ऑल एक्ट एज ए बेस। बट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, जो अगर कोई भी सब्सटेंस में अगर OH- नहीं रहेगा तो वो बेस के रूप में काम करेगा, बट वो एक्चुअली क्या है कि बेस के रूप में काम करता है, तो उसको डिफाइन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आया दैट विल बी द ब्रोनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट। ओके, ब्रोनस्टेड-लाउरी से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर होगा HCl NaOH से H+Cl NaOH, तो टोटल जो रिएक्शन है दैट मीन्स विल बी H+ + OH- दैट इज वाटर। ओके, तो कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है एसिड बेस, दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ H+ and OH- टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। ओके, सो इट इज एप्लीकेबल फॉर एक्वास सॉल्यूशन। जनरली आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो एक्वास सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, और ये एसिडिक बिहेवियर ऑफ सब सब्सटेंस जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड SO3 N2O5 और बेसिक कैरेक्टर जैसे अमोनिया Na2O सोडियम कार्बोनेट, इसका जो जिसमें OH- नहीं है बट वो बेस के रूप में काम करता है, कुछ सब्सटेंस जो इसमें H+ नहीं है फिर भी वो एसिड के रूप में काम करता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ओके, तो इसलिए ब्रोनस्टेड-लाउरी आया, उन्होंने एक थ्योरी दिया कि सब्सटेंस जो H+ फर्निश करेगा तो वो और डोनेट और ट्रांसफर करेगा, दैट विल एक्ट एज एन बेस, एंड सब्सटेंस व्हिच विल एक्सेप्ट H+ दैट विल एक्ट एज ए बेस। ओके, तो जो H+ देगा वो तो एसिड, और जो H+ एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी लाइक ए बेस। ओके, so acid base reaction then become just a proton transfer reaction। क्या है अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड-लाउरी, क्या है एसिड बेस रिएक्शन जस्ट ए प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो इसके केस में क्या होगा, द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड अगर देखा जाए तो अमोनिया क्या है HF से हाइड्रोजन को ले लेता है, तो अमोनियम प्लस प्लस फ्लोराइड माइनस तैयार कर लेता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए एसिड बेस रिएक्शन वेयर अमोनिया डज नॉट हैव OH- still it is accepting H+, so it will behave like a base। okay, now अमोनिया अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर से भी H+ लेके अमोनियम प्लस OH- कर लेता है, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तैयार करता है। सो दिस इज ऑल्सो लाइक ए प्रोटोन एब्स्ट्रैक्टिंग, सो अमोनिया इज कॉल्ड बेस। अब इसमें दो चीज जानना है, एक होता है देखिए
ammonia is proton acceptor and act as a acid, a base, and water is a proton donor and act as a acid. तो इसके कॉन्जुगेट जो हो रहा है, कॉन्जुगेट मतलब एमोनिया जब H प्लस ले रहा है तो एमोनिया प्लस हो रहा है, तो बेस जब H प्लस लेके कोई दूसरा सब्सटेंस में फॉर्म हो रहा है तो वहां वो फिर बैक रिएक्शन में क्या है, H प्लस छोड़ सकता है, तो जो H प्लस छोड़ेगा वो क्या है, एसिड के रूप में काम करेगा. बट दिस इज एक्चुअली कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एमोनिया. ओके. And water, subsequently water is conjugate base of OH minus. Okay, so this is the fact. Similarly यहाँ भी देख सकते हैं HF plus water H3O plus M minus. तो HF is like a acid, वाटर इज, यहाँ वाटर क्या है, बेस के रूप पे काम कर रहा है, तो यहाँ देखिए कि वाटर क्या है, एसिड के रूप पे काम कर रहा है, और कुछ जगह पे वाटर क्या बेस के रूप में काम कर रहा है. तो वाटर का जो ऐसे डुअल रोल रहता है, इसीलिए वाटर को ऐसा इस टाइप को सब्सट्रेट को जो एक्चुअली डुअल रोल प्ले करता है उसको हम लोग कहेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंस. ओके, सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड as well as a base is called an amphoteric substance. अब आयोनिक इक्विलिब्रियम लुईस थ्योरी के हिसाब से any substance which is donating electron that is act as a base and which is accepting electron that is act as a acid. तो इस केस में लुईस जो थ्योरी दिया, इस केस में बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से आप कोई भी सब्सटेंट को एसिड और बेस इसको कह सकते हैं. तो इस सब्सटेंट के केस में एमोनिया देखिए, एमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है और BF3 जो होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दोनों कंबाइन करके NH3BF3 एडक्ट हो रहा है एंड दिस एडक्ट इज कॉल्ड, दिस इज द एडक्ट. ओके. सिमिलरली O2 के साथ SO3 मिलाकर SO4 2 माइनस होगा. यहाँ O2 क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, SO3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो O2 काम करेगा एज ए लुईस बेस एंड दिस SO3 इस काम करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज लुईस एसिड. सिमिलरली SF4, ठीक है, SF4 के केस में अगर और भी फ्लोरीन दे देंगे तो SiF6 हो जाएगा. यहाँ गलत लिखा हुआ है, दैट इज विल बी Si. सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड के साथ 2 फ्लोराइड होगा तो सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा 2 माइनस. सो दैट सिलिकॉन जो है वो अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन दे रहा है. सो दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस. अब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को कैसे देखेंगे, जैसे वाटर एंड वाटर दोनों मिलके क्या हो सकता है, हम लोग एम्फोटेरिक सॉल्वेंट बोले हैं वाटर, तो वाटर का ऑटो आयनाइजेशन हो सकता है. ऑटो आयनाइजेशन मतलब क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके मतलब करके H3O प्लस OH माइनस तैयार हो सकता है. मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज एन बेस और दूसरा एक्ट एज एन एसिड. So this process is named as autoprotolysis, auto ionization process. ठीक है, this is क्या नाम है, autoprotolysis और auto ionization of water. The autoprotolysis of water indicates that water acts as an amphoteric substance even in the absence of any other substance. The equilibrium given as K equilibrium is equals to H3O plus OH minus water to the power square. So this K equilibrium into water square is equals to H3O plus OH minus is equal to KW. अब KW क्या है, KW क्या है, KW into a water square is equals to H3O plus and OH minus. Okay, what is KW? KW is the equilibrium constant of or ionic product of water. क्यों, वाटर के केस में एक्चुअली हम लोग वेरियस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होता है बहुत ही कम होता है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज रहता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. उसके हिसाब से दिस इज द के इक्विलिब्रियम इनटू वाटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू H3O OH माइनस दैट इज इक्वल्स टू KW. ओके, तो बेसिकली जनरली देखा गया है कि आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट जो KW होता है उसका वैल्यू है
1 into 10 to the power minus 14 mole square dm to the power minus 6. ओके, तो इस केस में क्या है, Kw is the concentration of H3 and OH minus, that means दोनों का अमाउंट सेम रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि OH के जगह पर H3O स्क्वायर, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम रहेगा, और फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज 1 into 10 to the power minus 7. तो प्योर वाटर के केस में 298 केल्विन में क्या होता है, जो मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 298 केल्विन is equal to H3O plus concentration of OH minus is equal to 1.0 into 10 to the power minus 7. Okay, so this is very very vital. Okay, this very अब आप आते हैं कि pH स्केल के बारे में। pH स्केल कैसा है? pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन, और इन एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस का जो पोटेंशियल होता है, मतलब नेगेटिव लॉगरिथम, दैट इज the molar concentration of hydrogen ions in solution. So pH is equals to minus log 10 H plus concentration is, or minus log 10 H3O plus concentration. So this is actually, अब मान लीजिए कि concentration of H plus है मेरा 1 into 10 to the power minus 3, तो उस केस में what is the pH value? That pH is equals to minus log 10 1 into 10 to the power minus 3 is equal to minus 3 is equal to 3. Okay, so this is actually 3. Another, अगर ऐसे कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग प्योर वाटर के केस में क्या है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एट 298 केल्विन 1 into 10 to the power minus 7, इसीलिए pH क्या होता है, 7 होता है। तो बेसिकली अगर pH का वैल्यू अगर लेस देन 7 रहेगा तो उसको कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि देखो एसिड के केस में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देखो क्या है, 1 into 10 to the power minus 3 मोलर। तो बेसिकली क्या होता है, pH का वैल्यू अगर 7 से कम होगा इसको हम एसिडिक कहेंगे, अगर ग्रेटर देन 7 होगा उसको बेसिक कहेंगे, और 7 में रहेगा तो उसको न्यूट्रल कहेंगे। दिस ऑल आर एट 290 केल्विन। अब बात करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम Kw। Kw इज इक्वल्स टू H3O प्लस और OH माइनस, और माइनस लॉग Kw इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, मतलब दोनों साइड में अगर लॉग ले लेंगे और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस लॉग Kw इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस और H3O प्लस और माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। तो जो Kw लॉग Kw को एक्चुअली माइनस लॉग Kw इज इक्वल्स टू pKw, minus log H3O plus is equal to pH and minus log OH minus equal to POH. तो at 98 डिग्री 298 डिग्री में क्या है, pH इस वैल्यू, ये वैल्यू pH प्लस OH का वैल्यू होता है 14। ओके, अब हम लोग देखेंगे अगला साइड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस। आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब जैसे H से H प्लस एंड A माइनस, BOH से B प्लस एंड OH माइनस, HA प्लस वाटर से H3O प्लस प्लस A माइनस, B प्लस वाटर से BH प्लस प्लस OH माइनस। तो बेसिकली क्या है, the process of ionization of a weak acid in aqueous solution is called acid ionization, and the equilibrium given above is called acid of ionization. Okay, so this is the ionization process for। अब मान लीजिए कि कोई भी वीक एसिड आयोनाइज हो रहा है HA प्लस वाटर से H3O प्लस प्लस A माइनस, तो इस केस में हम लोगों को जो देखना है, अगर मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अल्फा सी हो रहा है, वो अल्फा सी हो रहा है, तो क्या होगा, जो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा सी, A माइनस अल्फा सी, और HA जो है वो भी अल्फा सी माइनस अल्फा सी। तो टोटल अगर K होगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा। सो दिस इज आयोनाइजेशन इक्वेशन फॉर वीक एसिड। सिमिलरली बेस के केस में भी Kb जो होगा C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा। ओके, अब आते हैं कि अगर मान लीजिए कि डाइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक के केस में क्या होगा। डाइप्रोटिक मतलब क्या है कि पहले H2 जैसे H2CO3 पहले वाटर से मिलकर H3O प्लस प्लस HCO3 माइनस होगा, और दूसरी केस में HCO3 माइनस जो है फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस प्लस CO3 2 माइनस। तो
दो दो टाइम यहाँ आयोनाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए एक वैल्यू के टू द पावर k1, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 एंड दिस इज सेकेंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर इक्वेशन होगा तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, H3O प्लस HCO3 माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3। एंड सेकेंड केस में क्या है, H3O प्लस CO3 माइनस और HCO3 माइनस। सो दिस इज द second condition. So Ka1 and Ka2. These all are ionization of diprotic and polyprotic acid. Now अगर हम लोग बात करेंगे कि आयोनिक इक्विलिब्रियम के बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, H3PO4 प्लस वाटर से क्या होता है, अगर ये अगर देखेंगे ये तो हो गया डाइप्रोटिक, अगर पॉलीप्रोटिक मतलब 3 है, जैसे H3PO4 में 3 एसोसिएटेड H प्लस वो निकाल सकता है, तो एक H3PO4 वाटर के साथ मिलके H3O प्लस H2PO4 माइनस, फिर दूसरा H2PO4 माइनस जो है फिर डिसोसिएट करके H3O प्लस HPO4 माइनस, फिर HPO4 माइनस और एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर HCO प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। तो एक केस में होता है Ka1, Ka2 एंड Ka3। तो तीनों केस में 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एग्जिस्टेंस रहता है। ओके, धीरे धीरे अगर देखेंगे कि आयोनाइजेशन जो होता है कम हो जाता है, तो पहला वाला आयोनाइजेशन का जो है वो एकदम कम है, उसके बाद और भी कम है और धीरे धीरे और भी बढ़ता जा रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब अगर हम लोग बात करेंगे वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, स्ट्रेंथ कैसा है, मान लीजिए कोई भी हम लोग कोई सब्सटेंस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, तो उससे सब्सटेंस के केस में हम लोगों को स्ट्रेंथ कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगेन दैट विल बी डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड विथ H प्लस, ओके, और हाइड्रोजन एटम। तो जितना बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा उतना जल्दी क्या होगा, वो H प्लस डोनेट कर सकता है। जैसे HF, HCl, HBr, HI। HF होता है सबसे वीक, क्योंकि HF का बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा होने के कारण वो हाइड्रोजन के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड कर लेता है। बट HCl के केस में क्या है, क्लोरीन का उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है, तो इसीलिए क्या होता है, HCl बॉन्ड लिटिल बिट मोर वीकर देन HF। HBr के केस में और भी कम, और HI में अगर देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ऐसे धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, तो घट रहा है। तो 4, 3, 2.8, 2.5। तो बॉन्ड एंथैल्पी कैसे हो रहा है, 561.2, 431.9, 366.9 एंड 298.3। तो धीरे धीरे जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो भी कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग H प्लस अगर देखेंगे तो धीरे धीरे H प्लस देने का प्रोबेबिलिटी और एसिडिटी बढ़ रहा है। अगला अब देखेंगे कि ऑक्सो एसिड के केस में कैसा होता है। ऑक्सो एसिड के केस में जनरली क्या है कि HOCl इस टाइप का अगर रहेगा, HOCl धीरे धीरे देखिए, एक ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड O है, बट OH का जो है धीरे धीरे देखिए यहाँ क्लोरीन एक OH है, बट धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है मतलब अटैच्ड जो CO है दैट इज बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये अगर ऐसा करके बढ़ेगा तो क्या है, ये अगर अटैचमेंट रहेगा तो मेन मुश्किल इसमें मेन प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो नेगेटिव आयन फॉर्म होगा उस नेगेटिव आयन को स्टेबिलाईज ज़्यादा कर सकता है। तो ऐसे देखेंगे तो इस केस में मोर स्टेबिलाईजेशन, इस केस में थोड़ा कम, इसमें और कम, इसमें एकदम कम। तो इसीलिए जो स्ट्रेंथ होता है HCl4 ग्रेटर देन HCl3 ग्रेटर देन HCl2 ग्रेटर देन HCl। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सो एसिड। अब जो है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या है, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब होता है ये एलिफेटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के केस में अगर स्ट्रेंथ होगा
वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो अटैच्ड कार्बन के साथ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो अटैच्ड ग्रुप है, वो ग्रुप कैसा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जैसे ये तीनों केस में देखिए, प्रोपानोइक एसिड जो है, प्रोपानोइक एसिड में जो इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर बहुत ज़्यादा है। जो मिथाइल है उसके केस में और ये है, और जो क्लोरो है, क्लोरो के केस में ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर सकता है। इसीलिए जो ऑर्डर है प्रोपानोइक एसिड लो है, ये थोड़ा हाई है, और दिस इज द हाईएस्ट एसिडिटी। ओके, अब बेस का अगर स्ट्रेंथ देख लेंगे, बेस भी सिमिलर केस में बेस क्या है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अगर ज्यादा तब होगा जब उसके साथ जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट ग्रुप है, जैसे CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो हर जगह पर अगर अगर CH3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बट एमोनिया के केस में देखिए कोई CH3 ग्रुप नहीं है, तो न्यूट्रल है। बट ब्रोमीन के केस में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ब्रोमीन का माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेता है। तो इसीलिए ब्रोमो एमिन में क्या है कि आपका जो है उस केस में आपका लोएस्ट होता है। तो इसीलिए मिथाइल एमिन का सबसे ज्यादा होता है बेसिसिटी, उसके बाद होगा एमोनिया का, उसके बाद ब्रोमो एमिन। ठीक है, अब आएगा बात कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट मतलब कोई भी वीक एसिड जो है, कोई भी वीक एसिड जो है वो डिसोसिएट करता है H प्लस A माइनस में। अब अगर इस इक्वेशन में अगर हम कोई भी एक कॉमन आयन डाल देंगे, जैसे हम A प्लस डाल दे रहे हैं, इसमें कुछ सॉल्ट डाल रहे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या हो रहा है, जो ऐसे कोई भी एक कंपाउंड ले लेंगे, अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम प्लस प्लस Cl माइनस। तो उसमें अगर हम लोग थोड़ा भी सोडियम क्लोराइड डाल देंगे तो क्या होगा, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाफार सॉल्यूशन। ठीक है, बाफार सॉल्यूशन क्या होता है? ए बाफार सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स पीएच ऑन एडिंग स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा भी एसिड डाल देंगे, उसमें बेस डाल देंगे, तो उसमें क्या होगा कि द सॉल्यूशन जो हम लोग यूज करते हैं उस सॉल्यूशन का पीएच में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन जनरली कैसे बनाया जाता है? दैट बफर सॉल्यूशन मेड विथ एसिडिक बफर भी हो सकता है, जिसमें एक वीक एसिड रहेगा और वीक एसिड का सॉल्ट रहेगा। और दूसरा सिचुएशन जो होता है उसमें बेस रहता है, एक बेसिक बफर, जिसमें एक बेस रहेगा और बेस का सॉल्यूशन रहेगा। तो एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। ठीक है, तो एसिडिक बफर में ऐसे वीक एसिड प्लस सॉल्ट, बेसिक बफर जिसमें वीक बेस एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। ठीक है, ये दोनों मिक्सचर रहेगा। तो एक्शन कैसे बाफर सॉल्यूशन एक्शन करता है? बाफर सॉल्यूशन जनरली होता है ऐसा कि आपका जो वीक एसिड है वो डिसोसिएट करके H3O प्लस CH3COO माइनस में दोनों इसमें डिवाइड होता है, और दूसरा केस में जो CH3COO है, जो सॉल्ट है, वो भी डिसोसिएट करके सोडियम प्लस CH3 माइनस में रहता है। तो अब अगर इसमें हमारा थोड़ा सा अगर एसिड हम लोग डाल देते हैं तो क्या होगा, वो तुरंत क्या करेगा, दिस रिएक्शन मिक्सचर में जो CH3COO माइनस है हाई कॉन्सेंट्रेशन में, वो उसके साथ रिएक्शन करके अनडिसोसिएटेड CH3COOH कन्वर्ट कर लेगा। एक मिनट, 1 मिनट प्लीज।
ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। अब जो बात करते हैं वो है बाफर एक्शन के बारे में। तो बाफर एक्शन में क्या होता है, हमारे पास सोडियम प्लस है और एक सिस्टम, एक इक्विलिब्रियम सिस्टम इसमें क्रिएट होता है जिसमें एसिड भी है और बेस भी है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम उसमें थोड़ा एसिड डाल देते हैं तो क्या होगा, वो CH3COO माइनस है, उसके साथ कंबाइन करके अनडिसोसिएटेड CH3COOH में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल इक्विलिब्रियम को रिमेन कांस्टेंट रखने का कोशिश करेगा। इसीलिए इसमें एक भी थोड़ा एसिड डाल देते हैं। अगर थोड़ा बेस डाल देंगे तो तुरंत H प्लस के साथ रिएक्ट करके वो वापस CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके बाफर जो है काम करता है। तो मेनली क्या है, सॉल्यूशन हम लोगों को जब कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल करते हैं, कोई भी टाइट्रेशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हम लोग क्या है, थोड़ा बहुत एडिशन करना होता है एसिड और बेस फॉर डिसॉल्विंग द कंपाउंड। तो अगर बाफर सॉल्यूशन लेके हम उसको करेंगे तो उसमें क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत भी एसिड और बेस उसमें एडिशन हो भी जाता है तो वो क्या है, सॉल्यूशन का पीएच को चेंज नहीं होने देता है, ठीक है। तो दूसरा है बाफर एक्शन। तो अब है कि अगर ये हो गया बेस के केस में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। अब है कि हेंडरसन हेसेलबच इक्वेशन। इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग बाफर का जो क्राइटेरिया होता है, बाफर कैसे काम करता है, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा रहता है, उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होता है, ये सारे चीज हम लोग ये कर सकते हैं। तो द हेंडरसन हेसेलबच इक्वेशन रिलेट्स द पीएच ऑफ ए गिवन बफर सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, दैट इज वीक एसिड बेस एंड। तो एसिड अगर वाटर के साथ मिलके ये रिएक्शन करेगा तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, दिस इज लाइक दिस। अब H3O प्लस क्या होगा, फिर Ka के साथ मिलके CH3COOH एंड CH3COO माइनस फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, अगर हम लोग उसको अरेंज कर लेंगे तो दैट इज लाइक विल बी H3। अगर इसको अरेंज कर लेंगे दिस वन को, इसको H3O प्लस रख देंगे तो K इंटू CH3COOH और नीचे CH3COO माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, देखिए दिस इज ऊपर में एसिड और नीचे दिस इज सॉल्ट, दिस इज फ्रॉम सॉल्ट एंड दिस इज फ्रॉम एसिड, सो K इंटू एसिड बाय सॉल्ट। ओके, सो अगर दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं तो log H3O प्लस इज इक्वल टू log K प्लस log एसिड बाय सॉल्ट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं माइनस log H3O प्लस इज इक्वल टू माइनस log K माइनस log एसिड बाय सॉल्ट, और माइनस log ऑफ H प्लस इज इक्वल टू pH, और दिस इज K इज इक्वल टू Pk एंड दिस इज इक्वल टू प्लस करके उल्टा कर देंगे तो इसको हो जाएगा log ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, इज दैट मीन्स Pk क्या हो जाता है, pH इज इक्वल टू, अब pH क्या है, माइनस log ऑफ H3O प्लस और Pk इज इक्वल टू माइनस log ऑफ K, तो दोनों कर देंगे तो दिस इक्वेशन विल बी pH इज इक्वल टू फॉर ए बफर सॉल्यूशन Pk प्लस log ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन-हेसेलबच इक्वेशन फॉर एन एसिडिक बफर। ओके, सिमिलरली अगर बेस के केस में देखेंगे तो P ऑफ, अगर बेस के केस में देखेंगे तो उस केस में भी इस तरह का हम लोगों को देखने को मिलेगा इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी जनरली क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए गिवन बफर इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब अगर हम लोग पीएच चेंज होगा, अगर कुछ एसिड उसमें डाल देंगे तो पीएच जितना चेंज होगा, हाउ मच इट विल रेजिस्ट दैट पीएच, मतलब रेंज क्या है। अगर मान लीजिए हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं तो क्या वो बफर उस H प्लस को रोक पाएगा, रेजिस्ट कर पाएगा कि पीएच का सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा। सो दैट कैपेसिटी विल बी डिनोटेड बाय बफर कैपेसिटी। ओके, बफर तो इट कैन बी विजुअलाइज्ड, ठीक है। और एक चीज है इसमें, जो एक बफर कंटेनिंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड और बेस एंड द सॉल्ट हैज हायर कैपेसिटी टू रेजिस्ट द पीएच वैल्यू।
तो पीएच हर बफर का एक पीएच वैल्यू रहता है कि इस रेंज में वो बफर काम कर सकता है, तो उसी बफर का उस रेंज तक वो अगर हम लोग एडिशन करते हैं कोई भी एसिड और बेस तो उसमें उतना चेंज नहीं होगा। अब देखेंगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे होता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज salts are produced as a result of neutralization reaction between an acid and base. What would be the acid and base reaction? Okay, तो सॉल्ट अगर हाइड्रोलिसिस होता है, अगर न्यूट्रल होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस, द आयन माइनस, दैट मीन्स सॉल्ट अगर मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जो सॉल्ट होता है वो आयोनाइज वो तो फुल्ली आयोनाइज होकर सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में रहेगा। सोडियम प्लस कभी भी वाटर से साथ रिएक्शन करके कुछ नहीं प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और क्लोरीन माइनस भी वाटर के साथ रिएक्शन करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि दीज आर नॉट रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, एंड दे कैन मूव फ्रीली इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, जैसे HCl अगर डिसोसिएट होगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस, तो Cl माइनस क्या होता है, फिर H3O प्लस के डिसोसिएट करके नहीं वापस आता है। सो इसीलिए HCl को, H2SO4 को क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम प्लस और OH माइनस में, OH माइनस फुल्ली डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो इसीलिए the ions do not react with water, the solution is neutral as it contains equal number of hydrogen। ठीक है, रख दीजिए, 1 minute please। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हो गया। अब सोडियम एसीटेट, अगर मान लीजिए कि वीक एसिड से जो होता है सॉल्ट, वीक एसिड से जो सॉल्ट होता है, उस केस में कैसे रहेगा, कैसा रहेगा सिचुएशन। वीक एसिड के जब वीक एसिड का जो सॉल्ट है, जैसे सोडियम एसीटेट, इसके केस में क्या होता है, सोडियम एसिड वाटर से तुरंत रिएक्शन करके सोडियम प्लस एंड CH3COO माइनस फॉर्म कर देगा। दिस CH3COO माइनस क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके OH माइनस CH3COOH एंड OH माइनस फॉर्म करते हैं। मतलब इस केस में क्या होता है, अगर देखेंगे कि सॉल्यूशन में ज्यादातर क्या है, बेस रहता है, क्या रहता है, बेस रहता है। इसीलिए जो बेस रहेगा, टोटल जो सॉल्यूशन होता है, जो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट सॉल्ट है, उसका हाइड्रोलिसिस जब होता है, द सॉल्यूशन इज बेसिक। ओके, इसीलिए इसको कहा जाता है बेसिक सॉल्ट। सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा, अमोनियम क्लोराइड इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस, अमोनियम क्लोराइड इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस। ओके, तो अमोनियम क्लोराइड के केस में क्या है कि अगर डिसोल्यूशन होगा अमोनियम क्लोराइड के केस में, तो उस केस में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड वाटर के साथ मिलकर अमोनियम प्लस प्लस Cl माइनस होता है, तो अमोनियम प्लस वाटर के साथ अमोनिया एक्वास प्लस H3O प्लस एक्वास तैयार होता है। तो बेसिकली इस रिएक्शन अगर देखेंगे, यहाँ क्या तैयार हो रहा है, यहाँ H3O प्लस तैयार हो रहा है, मतलब रिएक्शन में डिसोसिएट होने के बाद एसिड फॉर्म हो रहा है। क्योंकि एसिड फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। तो कोई भी बेस
माने वीक बेस का जो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस जब होता है दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। अब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज लाइक नथिंग बट CH3COO माइनस जब होगा H वाटर के साथ ऐसा रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है, कितना परसेंटेज वो हाइड्रोलाइज होके दूसरा प्रोडक्ट हुआ। तो सिमिलर होगा, ऊपर में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे होगा स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन। तो दैट विल बी लाइक दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज H3O प्लस से ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला क्या हो जाता है OH and H3 और नीचे H3O प्लस, and this one is OH minus and H3O plus. What is it is this is nothing but you can say KW, and this is like एसिड का जो इक्विलिब्रियम है वो है। सो इसको हम लोग कह सकते हैं 1/K into KW, और KH is equals to KW by K और K into KH is equals to KW. So this is the hydrolysis constant and degree of hydrolysis में जो रिलेशन हो। ओके, अब है हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में अमोनियम प्लस प्लस वाटर, अमोनिया प्लस H3O प्लस। तो इस केस में KH जो होता है H3O प्लस अमोनिया डिवाइड बाय अमोनियम प्लस। तो KH is equals to KW by KB और KH KB is equals to KW. So this is for बेसिक सॉल्यूशन। सो बेसिक सॉल्यूशन के केस में भी सेम होगा, जहां एसिड था एसिड के जगह पर रिप्लेस होके बेस आ गया है। ओके, अब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर कोई भी एक अगर इसके केस में हम लोग सॉल्यूशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रूप में अगर देखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को, तो यहाँ देखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ एनायंस ऑफ वीक एसिड और कंटेन्स वीक बेसिस इन सॉल्यूशन दैट रिएक्ट्स विद वाटर एंड गेट हाइड्रोलाइज्ड लाइक डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस is also represent in terms of Greek alphabet alpha. So जैसे किए थे हम लोग अल्फा सी, तो इस केस में भी दिस इज अल्फा सी, इसके केस में -1 माइनस अल्फा सी, और इसको अगर हम लोग टोटल रिएक्शन में डाल देंगे तो इट विल बी नथिंग बट अल्फा इज इक्वल्स टू √KW by K into C। सिमिलरली फॉर बेस के केस में अल्फा इज इक्वल्स टू KW by KB into C। अब pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, जनरली सॉल्ट सॉल्यूशन का pH जो होता है वो कैसे होगा, जैसे हम लोग बता रहे थे कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा, तो pH मेजरमेंट तो कुछ होगा ना इसका केस में। तो जनरली 4 केस में हम लोगों को pH निकालना होता है। ठीक है, कैसे कैसे 4 केस होगा, एक मिनट। Aqueous solution of salt of a strong acid and a strong base, aqueous solution of a salt of a weak acid and strong base, aqueous solution of a salt strong acid and weak base, and aqueous solution of a salt weak acid and weak base। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जनरली क्या होता है, दोनों केस में न्यूट्रल जब होता है उसमें जस्ट जो सॉल्ट होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, इसलिए pH जनरली 7 ही होता है। ठीक है, बट जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड होगा, और दोनों केस में अगर वीक एसिड वीक बेस होगा, तो इस केस में जनरली चेंज हो जाता है। तो कैसे चेंज होता है, दैट इज when a salt of weak acid and a strong base dissolved in water, the resulting cation remains unaffected। ठीक है, and it is an anion। so अगर हम ऐसे रिएक्शन देखेंगे, कैटायन तो कुछ नहीं चेंज होगा, बट जो एनायन पोर्शन है it will hydrolyze to sodium plus CH3COO minus। so KH will be C alpha by C into 1 minus alpha। so C into KH is equal to C square, alpha square is equal to OH minus square। so इसमें अगर हम लोग डाल देंगे और KH is equal to KW by KA, so pH will be यहाँ greater than 7। क्या होगा, pH greater than 7। अब अगर weak acid strong base में KH is equal to KW by K alpha है,
और H3O का वैल्यू ऐसा है, तो इस केस में हम लोग H3O प्लस इज इक्वल टू KW इंटू Ka/C लिख सकते हैं, और दैट इज लॉग ऑफ H, अगर दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं तो लॉग ऑफ H3O प्लस, और इस साइड में हाफ, क्योंकि रूट को हाफ आ जाएगा लॉग होने से, प्लस KW log K माइनस log C, और इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू PH माइनस log KW इज इक्वल टू PKW माइनस log K इज PK एंड log C इज log C। जनरली PKW का वैल्यू क्या है 14, तो 14 का हाफ है 7, pKa एंड log C। तो कोई भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होता है, एसिड का जो सॉल्यूशन होगा, एसिड का सॉल्यूशन के माने एसिड का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज pKa। तो एसिड का अगर pKa हम लोग जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जान लेते हैं, तो pH इजीली हम लोग इस केस से निकाल सकते हैं। ओके, सिमिलरली फॉर बेस के केस में क्या होगा, बेस के केस में भी हम लोग pH इज इक्वल टू 7 इंटू हाफ pKa प्लस हाफ log C। तो इस केस में हम लोग जो लिख सकते हैं, द थर्ड टर्म में बी बिकम लार्जर एंड देन द सेकेंड टर्म एंड द pH में बिकम्स लेस देन 7.0। तो you may say that in highly dilute solution the third term may be become larger। तो जनरली क्या होता है, अगर हमारा जो log C वैल्यू अगर ज़्यादा भी चेंज हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन डायलूट सॉल्यूशन में, तो उस केस में जनरली क्या होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में लेस देन 7 होना चाहिए, बट ग्रेटर देन 7 हो सकता है, क्लोज टू 7 हो सकता है, बट कभी भी मतलब बेसिक जो होगा नेचर वो नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि pH ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या रहेगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में सेम टाइप ऑफ होगा, pH इज इक्वल टू 7 माइनस pKb माइनस log C। व्हाट विल बी द इक्वेशन, दैट विल बी 7 माइनस। तो कैसे आया, यहाँ हम लोग सेम टाइप का रिएक्शन किए, तो यहाँ एक्चुअली वैल्यू का आया था H3O प्लस इक्वल टू CKW/Kb। ठीक है, क्योंकि हम pH से इसको डिनोट कर रहे हैं H3O प्लस के कॉन्सेंट्रेशन, तो इसके केस में जो फाइनल इक्वेशन होगा वो होगा pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। ओके, अब अगर वीक एसिड और वीक बेस रहेगा तो दोनों केस में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म है वो न्यूट्रलाइज होता है, तो इसीलिए जो वैल्यू होता है बस 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb। तो क्या होता है 7 होगा प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb। अब solubility equilibria, solubility equilibria generally the amount of solid that dissolve in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो जितना सॉल्यूट हम लोगों को जरूरी है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ओके, क्लोज। तो दिस इज जनरली द इक्वेशन। अब इसके केस में अगर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया देखेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट मीन्स एक प्रोडक्ट सॉल्युबल होने में कितना ये हो रहा है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो होता है, जैसे Mx कोई भी सॉल्ट वो वाटर में मिलकर M प्लस एक्स माइनस हो रहा है, जैसे AgCl। कल हम लोग लास्ट क्लास में भी केमिकल इक्विलिब्रियम में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी, सॉलिड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और बाकी जो सॉल्यूशन में रहेगा अगर दोनों फेज अलग रहेगा तो जो लिक्विड फेज में रहेगा और जो गैसियस फेज में रहेगा उसी का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोगों को मेजर करना है, बाकी को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड और 1 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है M प्लस और X माइनस। अब जैसे कोई भी सॉल्ट होगा, जैसे इस केस में देखिए क्या हो रहा है, MX2 टाइप सॉल्ट, MX2 टाइप सॉल्ट के केस में क्या होगा, दैट इज M2 प्लस प्लस 2X माइनस। तो KSP क्या होगा, M2 प्लस एंड X माइनस टू द पावर स्क्वायर। जैसे MX3 प्लस वाटर, M3 प्लस प्लस 3X माइनस, तो KSP क्या होगा, M3 प्लस इंटू X माइनस टू द पावर 3। तो ऐसे अगर MPXQ इस टाइप का जनरल रहेगा तो इसके केस में डिसोसिएट होगा क्या, P M टू द पावर N प्लस और Q X टू द पावर M माइनस।
ए अगर केस रहेगा तो इसके केस में KSP होगा mn टू द पावर mn प्लस टू द पावर p और xm माइनस टू द पावर q। सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी फॉर जनरल, कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, आप ये अप्लाई करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग अगर देखेंगे कि AgCl के केस में क्या है, Ag प्लस एंड Cl माइनस, तो सॉल्युबिलिटी अगर हम लोग देखेंगे उसको, अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर S के इसमें दे देंगे तो इक्विलिब्रियम में भी दैट विल बी S एंड S, तो Ks भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा SS²। ओके, दैट विल बी S एंड SS, सो दैट इज SS²। सिमिलरली कैल्शियम फ्लोराइड जो होगा, कैल्शियम फ्लोराइड प्लस वाटर, कैल्शियम 2 प्लस से 2F माइनस, तो कैल्शियम इस केस में भी एक S और दूसरे केस में 2S, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, तो दैट विल बी 4S। ओके, तो जनरल अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, देखिए MX टाइप के केस में और M2X इस टाइप में होता है KSP², इसके केस में S3 SQ 27S4 108S5, so like this it is going on। अब KSP एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन और KSP, जैसे लास्ट क्लास में भी हम लोग बात किए थे कि एक होता है कि इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और नॉर्मली एक कांस्टेंट होता है जो डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन, कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम लोग उस रिएक्शन का हम लोग कोई देख लेंगे कांस्टेंट को, तो उस केस में जो कांस्टेंट का वैल्यू होता है। तो सिमिलरली यहाँ भी वही केस है, यहाँ अगर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, वी कैन डिफाइन एन इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन, सो QSP इज द आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आयोनिक प्रोडक्ट मतलब एट एनी स्टेज, एट आई स्टेज, कोई भी स्टेज में हो सकता है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब जिस समय वो सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा उसके बाद। तो अगर QSP ग्रेटर देन KSP होगा, कोई सॉल्यूशन का अगर QSP जो आयोनिक प्रोडक्ट है इज ग्रेटर देन KSP होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, तो क्या है, जो सॉल्यूशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो सॉल्यूशन वुड बी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो वापस उस नॉर्मल पोजीशन पे आने का कोशिश करेगा। कैसे ज्यादा हो सकता है, मतलब दिस वैल्यू आर हाई, इसीलिए QSP हाई है, तो इसको कैसे लो कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, क्योंकि इसको घटाना है। कैसे घटा सकते हैं कि दोनों अगर मिलेगा, दोनों मिल जाएगा, तो उसके बाद ही वहां रिएक्शन हो सकता है। दूसरा केस है QSP लेस देन KSP, there would be not be any precipitation, QSP less than SP, there would be no precipitation। और एक हो सकता है QSP is equal to KSP, वहां क्या होगा, वहां सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, सैचुरेटेड। तो अगर QSP लेस देन KSP होगा तो कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी कम है, तो कम है का मतलब है कि और भी लेड क्लोराइड डिसोसिएट होके लेड प्लस Cl माइनस में आएगा। बट QSP KSP अगर होगा तो दैट इज नो प्रेसिपिटेशन, वहां भी कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, क्योंकि जैसा सॉल्यूशन है वैसा ही रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी मतलब होता है सॉल्युबल होने से पीएच बढ़ता है कि घटता है, ठीक है, दैट हम लोग डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिपेंड ऑन ए पीएच ऑफ द मीडियम। अगर दो एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होकर मैग्नीशियम 2+ OH- है, ठीक है। अब हम इसमें अगर थोड़ा एसिड डाल देते हैं तो क्या होगा, अगर एसिड डालेंगे तो वो एसिड H3O+ OH- के साथ कंबाइन करके वाटर होगा। तो दैट मीन्स क्या है कि हम लोगों के पास OH- अभी कम हो गया है, तो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, डिसोसिएट होके इस पोजीशन पे आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होके इस पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, विद इन प्रेजेंस ऑफ पीएच, अगर मतलब पीएच चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम, मतलब पीएच अगर लो हो रहा है, एसिड दे रहे हैं, पीएच चेंज हो रहा है, तो उस मतलब उसी में इफेक्ट हो रहा है। अब थोड़ा OH बेस डाल दे रहे हैं, तो बेस डालने से क्या होगा, OH- डाल रहे हैं, मतलब वो इक्विलिब्रियम
लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कैल्शियम फ्लोराइड प्लस वाटर, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2F। तो इस केस में क्या है, अगर हम लोग कोई एसिड डाल देते हैं तो फ्लोरीन माइनस क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्शन करके और वाटर के साथ HF प्लस OH माइनस तैयार कर लेगा। तो दैट मीन्स क्या होता है, अगर हम लोग कुछ एसिड डाल देंगे और कैल्शियम फ्लोराइड भी डाल देंगे, तो कुछ फ्लोराइड सॉल्ट्स भी डाल देंगे, तो दैट विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल, ठीक है, तो कहाँ कहाँ हम लोग इस सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है कि सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन इन द लेबोरेटरी एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन इन द लेबोरेटरी। तो ये सारे केस में हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट केस अगर देखेंगे, दैट इज सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। सोप्स आर जनरली सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड लाइक स्टेरिक एसिड। तो सोप में क्या होता है, जनरली इक्विलिब्रियम एक फॉर्म होता है, ठीक है, हायर फैटी एसिड का जो सॉल्ट है उसमें इस टाइप का होता है। जनरली उसको प्रेसिपिटेशन करने के लिए solution we exploit the effect of common ion effect in the equilibrium and add a concentrated solution of sodium chloride, and this increases the concentration of sodium ions in the reaction mixture and separate the soap from the। तो सोप जब फॉर्म हो जाता है तो उसको प्रेसिपिटेट करना है और उसके बाद कॉमन आयन देके उसको निकालना है। तो अगर कॉमन आयन मतलब क्या है, सोप जनरली पानी में क्या है, इस प्रकार से डिसोसिएट हो सकता है, तो उसमें और भी सोडियम क्लोराइड डाल देंगे तो सोडियम क्लोराइड तो डिसॉल्व हो जाएगा, बट कॉमन आयन के वजह से वापस स्टीयरिक एसिड का जो सॉल्ट है उसमें निकाल के वो सोप के रूप में प्रेसिपिटेट होगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। ओके, नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का प्यूरिफिकेशन करने के लिए क्या होता है, प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट प्रोसेस इज सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूट्रल सोर्स एंड इज कंटेंट सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो प्यूरिफिकेशन मेथड यूज किया जाता है दैट इज सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कॉमन आयन। इसके लिए क्या किया जाता है कि सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड एंड फिल्टर टू रिमूव, पहले तो फिल्टर कर लिया जाएगा, उसके बाद स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास किया जाता है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या होता है, वाटर के साथ जब हो जाएगा तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कोई भी अगर दूसरा मतलब सोडियम का अगर डिसोसिएट भी होगा तो सोडियम वापस सोडियम क्लोराइड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या होता है, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन अगर रहेगा तो आयोनिक प्रोडक्ट के वजह से क्लोराइड सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट होने के बाद उसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो है कि क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में कैसे क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन होता है, जैसे सॉल्ट टेस्ट हम लोग करते हैं। तो सॉल्ट टेस्ट के केस में क्या होता है, सॉल्ट टेस्ट जब करते हैं, बेसिकली सॉल्ट टेस्ट के समय हम लोगों को ग्रुप 1 से ग्रुप 4 तक जो सॉल्ट है उसके लिए हम लोग दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो मेथड है वो हम लोग यूज करते हैं। सो जनरली डायल्यूट एसिड हम लोग यूज करते हैं फॉर ग्रुप 1 के जो है उसके केस में सॉल्ट सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है कि लेड, मार्करी, Ag+, ये सब क्या होता है HCl के साथ मिलकर लेड क्लोराइड, मार्करी क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड ऐसा प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब उस प्रेसिपिटेट को रिमूव कर लेंगे तो बाकी सॉल्यूशन जो है वो रह जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसीड्यूर। अब सेकेंड प्रोसीड्यूर क्या है कि जब ग्रुप 2 में आना पड़ता है तो वहां क्या है कि H2S गैस चलाना पड़ता है। तो H2S गैस चलाने से क्या होता है, ग्रुप 2 में कॉपर रहता है, कॉपर सल्फर के साथ H2S का H2- के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट कर देता है। तो ग्रुप 2 का ऐसे पहले उस सॉल्यूशन से मतलब क्या होता है कि पहले हम लोग सॉल्यूशन एक ले लिए,
उस सॉल्यूशन में क्या है कि पहले हम लोग उसमें HCl दे दिए, तो HCl देने के बाद क्या हुआ कि उसमें जो ग्रुप 1 का कैटायन है वो प्रेसिपिटेट क्लोराइड के रूप में प्रेसिपिटेट हुआ, फिल्टर कर लिए, फिल्ट्रेट जो मिला सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में अभी बाकी ग्रुप का भी कैटायन रह सकता है। तो अब क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में हम लोग H2S डाल देंगे। तो H2S डालेंगे तो क्या होगा, H2S कॉपर के साथ, अगर कॉपर रहेगा उसके अंदर तो कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड होगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। अब फिल्टर करने के बाद जब ग्रुप थर्ड में जाएंगे, ग्रुप थर्ड में क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। पहले बॉयल करके H2S को निकाल देंगे, उसके बाद उसमें क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उसमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम प्लस प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होगा। अब OH माइनस क्या होता है, एल्यूमिनियम के साथ ग्रुप 3 का जो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, वो भी प्रेसिपिटेट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो उसको फिर फिल्टर कर लेंगे और निकाल लेंगे। और जब चौथा ग्रुप में जाएंगे, चौथा ग्रुप में अगेन हम लोगों को H2S पास करना होगा, बट क्योंकि सॉल्यूशन हमारा एल्केलाइन है, तो एल्केलाइन में क्या होता है, जो H2S है वो जनरली इज एल्केलाइन ड्यू टू एडेड अमोनिया। तो H2S पास करके पहले उस सॉल्यूशन को चेंज किया जाता है। फिर वहां क्या होगा, इन दैट कंडीशन पहले ग्रुप 2 जो हुआ था वो एसिडिक मीडियम में H2S पास किए थे, और यहाँ हम लोग एल्काली मीडियम में H2। तो एल्काली कंडीशन में जनरली जिंक वगैरह जो है वो जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट करता है। तो इसमें जानना होगा, द हाइड्रोक्सी आयोड द अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोनियम आयन ऑब्टेन द आयोनाइजेशन ऑफ H2S टू प्रोवाइड वाटर एंड शिफ्ट द आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम H2S। तो वहां क्या है कि लो कॉन्सेंट्रेशन इन एसिडिक मीडियम, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होता है, H2S जब डिसोसिएट होता है तब हाई कॉन्सेंट्रेशन का हम लोगों को सल्फर मिल जाता है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा तो जिंक तब हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट कर लेता है। जब फिफ्थ ग्रुप में आ जाता है, जहां हमारा अमोनियम कार्बोनेट होता है और अदर कार्बोनेट होता है, तो वहां क्या होता है, जनरली कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट किया जाता है। तो अमोनियम कार्बोनेट अगर ऐड कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो उसके बाद उसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस फॉलो करके हम लोग ग्रुप 1 से ग्रुप 6 तक, ग्रुप 1 से ग्रुप 6 तक हम लोग जो कैटायन एनालिसिस है वो हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये है मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्यों क्वालिटेटिव, क्योंकि इस रिएक्शन में हम लोगों को कितना अमाउंट दिया गया है वो हम लोगों को डिटरमाइन नहीं करना है, इसमें बस देखना है कि कितना अमाउंट हमारा है उतना देख लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 ग्राम हमारा जो सैंपल है उसमें ओके कैसा कैसा रहेगा, एल्यूमिनियम रहेगा, क्लोरीन रहेगा, जिंक रहेगा, कॉपर रहेगा, तो क्या रहेगा उसमें वही डिपेंड करता है ये सिस्टम आयोनिक इक्विलिब्रियम। दूसरा जो है वो है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन इन द लैबोरेटरी। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन मतलब क्या है, उसको प्रेसिपिटेट करके एक सॉल्यूशन से देखना है एक्चुअली उसमें उस सॉल्यूशन में कितना आयन था। ठीक है, दिस इज हम लोग ग्रेविमेट्री जब एनालिसिस करते हैं उस समय हम लोग ये एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं। So one of the important method of quantitative analysis is chemistry laboratory is gravimetric analysis. So in this method, the ion to be determined is reacted with suitable reagent so as to quantitatively convert it into a precipitate. The precipitate is then filtered, dried, and weighed. The mass of the precipitate so obtained is proportional to the amount of ion being determined. In this determination, the concept of solubility product and the factors affecting it are very crucial. So suitable method could be advised for selective precipitation and determination of an ion from a mixture purely on the basis of solubility product. Okay, so this is like that. So in case of क्या होता है, यहाँ KSP जो सिल्वर क्लोराइड होता है उस केस में Ag+ और Cl- ऐसे करके प्रेसिपिटेट किया जाता है और उसमें
सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना है वो हम लोगों को निकालना होता है। जैसे कुछ केस में हम लोगों को देखने को मिलता है 0.01 है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है जो क्यू हम लोग फिर और एक बात देखेंगे कि आयोनिक प्रोडक्ट ये ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा तो देयर विल बी प्रेसिपिटेशन, ठीक है, देयर विल बी प्रेसिपिटेशन। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रेसिपिटेशन का जो रिएक्शन है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। जनरली क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड जैसे AgCl ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज ग्रेटर देन ClSp, मतलब क्या है उसमें प्रेसिपिटेशन होने का चांसेस है। तो ऐसे हम लोग कोई भी ग्रेविमेट्रिक रिएक्शन करेंगे तो ये फॉलो करके, जैसे लेड क्लोराइड के केस में भी हम लोग कर सकते हैं, तो किसी हर केस में भी हम लोगों को ये फॉलो करके ये मेथड फॉलो करके हम लोगों को जो प्रोडक्ट है वो निकालना होगा। सो दिस ऑल आर ऑफ द आयोनिक इक्विलिब्रियम। होप दिस यू कैन फाइंड इन द स्टडी मटेरियल ऑफ इग्नोर, जो स्टडी मटेरियल है उसमें आपको मिल जाएगा, और जो आपका ऑनलाइन में भी जो रिसोर्सेस है गूगल में फ्री, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। ओके विनोद जी। विनोद जी। हेलो। हाँ ये तो मतलब क्या है कि अच्छा आप इसमें से आप ये मैं कर दिए। हेलो। लगे से तो हम, हाँ सर खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है सर। जो है ना इसने क्या किया है ठीक है फिर ओके सर।